जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की पहली क्लास लेकर के आए हैं। आज से पॉलिटी चालू हो जाएगी। बिल्कुल जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटी के हैं वो बिल्कुल आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कराएंगे। जैसे आपको मूल विधि हमने पढ़ाई थी कि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाता है, उसी तरीके से आपको पॉलिटी कराएंगे। आप बस क्या करिएगा, वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा। मूल विधि में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, वीडियो खूब शेयर करें, उसके लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से पॉलिटी का भी करिएगा, ठीक है। तो पॉलिटी आपको पूरी पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। तो आज पहला वीडियो है पॉलिटी का, तो पॉलिटी को अच्छे से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मूल विधि में आपको बता दें कि मूल विधि में 20 क्लासें आपकी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी पीडीएफ भी हमने पेड बैच में एप्लीकेशन में करवा दी है। जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे करवा दी है। 2 टॉपिक बाकी हैं। एक टॉपिक बाकी है न्यायिक निर्णय और दूसरा टॉपिक बाकी है भू राजस्व। तो ये दोनों टॉपिक की पीडीएफ हम डायरेक्ट आपको कहाँ पे लगवा देंगे, एप्लीकेशन में करवा देंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, ताकि जब भी मूल विधि, पॉलिटी या अन्य सेगमेंट जीएस जीके की अगर वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इस वीडियो में आपको बता दें, इस वीडियो में आपको थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि थ्योरी तो आपको इसमें करा ही रहे हैं, साथ में इसमें हमने आज सेट कर रखे हैं क्वेश्चन। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन भी करना है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। ठीक है, कब चुनाव हुए? 1946 में, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, 15 सीटें अन्य चीज़ों को मिली थी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इलेक्शन कितने पे हुआ था? 296 सीटों पर। कांग्रेस को कितने मिली? 208 सीटें मिली थी, इतनी ही आपको याद रखिएगा। मुस्लिम को कितनी मिली? 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। इतना आपको डाटा याद रखना है, ठीक है। हाईलाइट है डाटा जो आपको याद रखना है। परिणाम स्वरूप संविधान में 389 के स्थान पे 299 सदस्य ही रह गए थे। 299 सदस्य ही रह गए थे। अभी 389 कहाँ के सदस्य थे, सब कुछ आपको बताएंगे, बस आप देखते जाइएगा, ठीक है। जिनमें 229 सदस्य प्रांतों के थे तथा 70 सदस्य देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो संविधान सभा हमारी थी, क्वेश्चन इससे पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 महिलाएं थी हमारी संविधान सभा में। संविधान सभा वो सभा थी कि संविधान गठित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें हर एक व्यक्ति का काम निर्धारित था कि आप संविधान को सलाह देंगे, आप संविधान के लिए प्रारूप तैयार करेंगे, आप संविधान की बैठक कराएंगे, आप संविधान के अध्यक्ष होंगे, आप संविधान के उपाध्यक्ष होंगे, आप संविधान के सचिव होंगे। इस तरीके से मेंबर उसमें थे, तो सबको अपना पद था। तो उसमें महिलाएं 15 महिलाएं टोटल थी। अनुसूचित जाति के जो 26 मेंबर थे और जनजाति यानी एसटी के जो थे वो 33 मेंबर थे। ये आपको बेसिक बिल्कुल दिमाग में अच्छे से याद रखना है। आई होप चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर दिया करिए, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। अब देखो, ये तो बात थी। अब संविधान के अगर गठन की बात कर देते हैं कि संविधान के जो गठन की बात कही, तो सबसे पहले किसने कही, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक भी क्वेश्चन इसके मत करिएगा। औपचारिक रूप से संविधान गठन का जो विचार आया 1934 में एमन राय के द्वारा किया गया। फिर आधिकारिक रूप से इसकी मांग 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। लेकिन भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। उससे पहले 1942 में कृषि मिशन तो आया था, संविधान गठन करने की बात तो उसने कही थी, लेकिन भारतीयों ने उसको क्या किया था? ठुकरा दिया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसी मिशन के तहत ही भारत का संविधान गठित होना चालू हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान जो गठन करने की बात की, संविधान जो गठन हुआ वो किसके द्वारा हुआ, किस कमेटी के द्वारा हुआ, तो आपको जवाब देना है कैबिनेट मिशन। लेकिन क्रिप्स मिशन आप याद रखिएगा, ये आया था कि क्रिप्स मिशन के तहत संविधान का गठन किया जाए, लेकिन उसके तहत संविधान का गठन नहीं हुआ था।
संविधान सभा के अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946। इसके मंत्रिमंडल में कुल 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। 2 सितंबर 1946 का गठन हुआ। अच्छा, एक बात और बताइए, जब संविधान बन गई, सदस्य सब लोग आ गए, अब ये हुआ कि संविधान सभा का मंत्रिमंडल तैयार किया जाए, जो एक ऐसा मंत्रिमंडल होगा जो टेम्परेरी मंत्रिमंडल होगा, परमानेंट मंत्रिमंडल नहीं होगा। इसीलिए जब भी संविधान में आप पढ़ते हो तो 2 मंत्रिमंडल को पढ़ते हो। एक मंत्रिमंडल है जो अंतरिम सरकार बना रहा है। अंतरिम का मतलब ये होता है, अंतरिम का मतलब ये है कि जब संविधान गठित किया जा रहा है वो टेम्परेरी है सरकार। उनका मुख्य काम है कि संविधान को सुचारू रूप से गठित कराना, और जब तक संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार न हो जाए तब तक भारत की शासन व्यवस्था को अच्छे से संचालित करने के लिए सहयोग करना, ये उनका मुख्य काम था। किसका? जो अंतरिम सरकार बन रही है। 14 टोटल मेंबर है। इसके बाद एक सरकार बनती है जब भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाता है, भारत का संविधान निर्माण हो जाता है, तब एक सरकार बनती है जिसको कहा गया स्वतंत्रता के बाद का मंत्रिमंडल। तो दोनों को हमने इस वजह से कंपैरिजन पे यहाँ पे लिखा है ताकि दोनों पे सस्पेंस ना रहे। जब अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में किसी का पद पूछे तो आप इसको बताना, जब स्वतंत्रता के बाद पूछे तो आप इसको बताना। याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता और अंतरिम, ये पूछता जरूर है। ऐसे ही लगा के पूछता है कि अंतरिम सरकार में सभापति कौन थे, तो सभापति लॉर्ड माउंटबेटन थे, उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वित्त मंत्री लियाकत अली थे, रेलवे मंत्री आसफ अली थे, और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। क्वेश्चन इन्हीं से आता है। टोटल 14 लोग थे, 14 लोगों को पद मिले थे, लेकिन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है हमने आपको बताया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई, तब प्रधानमंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जो यहाँ पे उपसभापति बने थे वो यहाँ पे आकर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। गृह मंत्री का पद दोनों में सेम है। गृह मंत्री यहाँ पे कौन है? वल्लभ भाई पटेल हैं। वल्लभ भाई पटेल, यहाँ भी वल्लभ भाई पटेल है। रेल मंत्री यहाँ आसफ अली थे, लेकिन यहाँ पे जान मथाई हो जाते हैं रेलवे मंत्री। रक्षा मंत्री यहाँ पे बलदेव सिंह थे, रक्षा मंत्री यहाँ पे बलदेव सिंह है, सेम है। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर जी को बनाया जाता है। तो ये दोनों जो मंत्रिमंडल है आपको दिमाग में सेट करके चलना है। पढ़ाने को बहुत सारे यूट्यूबर आपको इससे भी बेहतर या इससे लोवेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो एक तरीका है, एक सिस्टम है जो आपके माइंड में सेट करेगा चीज़ों को, वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर चीज़ें अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि संविधान सभा में जो सदस्य थे, हमने ऊपर बताया 389 सदस्य। कितने? 389 सदस्य। इन 389 सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, और 4 सदस्य कमिश्नरी से थे, यानी कि चीफ कमिश्नरी यानी मुख्य संयुक्त प्रांत से थे। वो जो मुख्य संयुक्त प्रांत थे वो कौन थे? तो इनका नाम पूछता है कभी कभी। तो दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान था, क्योंकि आज़ादी के बाद तुरंत तो बंटवारा हुआ नहीं था। ठीक है, तो उस समय बलूचिस्तान इसमें मुख्य संयुक्त प्रांत के रूप में आता था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जो कि भारत के प्रतिनिधित्व मंडल, जो संविधान का प्रतिनिधित्व मंडल था, उसमें शामिल नहीं हुई थी। आप जानते हो कि आज़ादी के पहले टोटल 565 देशी रियासतें थी। 565 में से 562 देशी रियासतों ने समर्थन किया था, और वो जब आज़ाद देश हुआ तो वो आज़ाद देश के साथ अपनी भूमि उन्होंने मिला ली थी। 3 देशी रियासतें ऐसी बची थी जिन्होंने अपने देश के साथ अपनी भूमि को नहीं मिलाया था। ठीक है, उसमें से एक देशी रियासत थी हैदराबाद देशी रियासत है। तो हैदराबाद जो देशी रियासत थी, तो उसने क्या किया था कि उसने इस प्रतिनिधित्व मंडल जो संविधान सभा हो रही है इसमें भाग नहीं लिया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, ये बैच से रिलेटेड जानकारी, अगर आपको यूपीएसआई का कंप्लीट बैच नोट्स का चाहिए तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको ये वाली जो किताब है ये आपको नहीं मिलेगा नोटबुक, यूपी कांस्टेबल वाले के लिए है।
यूपी कांस्टेबल में आपको ये और ये चारों मिल जाएंगी। लेकिन जब आप एसआई के लिए अप्लाई करोगे कि सर हमें एसआई का बैच लेना है कंप्लीट, तो आपको एसआई के लिए ये बुकलेट हट करके ये पीवाईक्यू पूरा कंटेंट, यूपी स्पेशल, मूल विधि और पॉलिटी, ये आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। 4 बुकलेटें आपको मिल जाएंगी। तो आप चाहो तो इसका बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ मूल विधि चाहिए तो 99 रुपये का मूल विधि है। मूल विधि और पॉलिटी चाहिए तो 139 का है, और पूरा कोर्स चाहिए तो 239 का है। तो ये सीमित समय के लिए ऑफर है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो इसमें संविधान सभा के सलाहकार जो बनाए गए थे, तो कौन बनाए गए थे। तो संविधान सभा के सलाहकार जो बनाए गए थे, BN राव जी को बनाया गया था कि आपका काम है सिर्फ संविधान में क्या करना, सलाह देना। प्रारूपी समिति, उसमें कई समितियां बनाई गई। उन समितियों में एक समिति थी प्रारूपी समिति, इसी को पांडुलेखन समिति कहा गया था, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। संविधान बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। लागत आप मत याद करिएगा कितना लगा था, लेकिन ये बहस याद कर लीजिएगा। संविधान में टोटल 114 दिन की बहस हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कितने दिन, 114 दिन आपसे बहस हुई थी संविधान में। संविधान सभा की जो उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आप याद कर लो, समाजवादी पार्टी आई, तो समाजवादी से हो जाएगा समाजवादी, पा से हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, आ से हो जाएगा अखंडता। तो इससे आप याद कर सकते हो। चलिए हमने आपको क्या बताया, ऊपर हमने आपको समझाया कितने सदस्य थे, कैसे मंत्रिमंडल गठित हुआ, किसने कौन सलाह देने के लिए बनाया गया, किसने मांग करी, कौन संविधान की मांग कर रहा था, किस मिशन के तहत संविधान गठित हुआ, ये आपने ऊपर अच्छे से पढ़ लिया होगा। और हम उम्मीद लगाते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो मेरी क्लास अगर आप देख रहे हो तो आप निश्चिंत रहो, जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक दिया जाता है। आप निश्चिंत होकर के पढ़ो। आप जब PDF पढ़ रहे होगे तो आपको पूरी चीज़ें सिस्टम से लगी हुई मिलेंगी। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हो। चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे ये आता है कि मूल संविधान और वर्तमान संविधान में अंतर। जैसे पूछता है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, या कितने अनुच्छेद थे, या कितनी अनुसूचियाँ थी, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो याद रखिए जो मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में 465 है। तो ये कैसे बढ़े, तो ये जो बीच बीच में संशोधन किए गए तो उन्हीं से बढ़ा करके ये 465 कर लिए गए। अच्छा कमेंट करके आपके लिए सिर्फ इतना वर्क है, बताइएगा कि अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। इतना बताइएगा कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका कमेंट सही जवाब में तब्दील जरूर होगा और कमेंट बॉक्स में आप हाईलाइट हो रहे होंगे। चलिए कुल अनुसूचियां कितनी हैं, 8 हैं। वर्तमान में कितनी है, 12। पहले कितनी थी, 8 थी, वर्तमान में 12 है। पहले भाग 22 थे, वर्तमान में 25 हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, एक भी सस्पेंस इसमें नहीं होना चाहिए। बस आपको क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत है कि वो क्या पूछ रहा है, कि मूल संविधान की बात कर रहा है कि वर्तमान संविधान की बात कर रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं आगे। एक कमेटी हमने आपको ऊपर बताई, प्रारूपी समिति। तो जो प्रारूपी समिति थी इसके कई नाम हैं। एक आता है नाम इसका ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप यानी सिनेरियो उसका तैयार करना, तो उसी का इंग्लिश में है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूपी समिति। इसी को पांडुलेखन समिति के नाम से भी जानते हैं। इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। समितियों का वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप जाकर के समितियां का जो वीडियो पड़ा है तो उससे आप जाकर के समितियां जरूर देख लीजिएगा। मूल विधि का भी हमने पूरा कंटेंट डाल रखा है, तो मूल विधि आप जाकर के पूरी देखिएगा। तो समितियां हमने पढ़ा दी हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट समिति का रोल था कि प्रारूपी समिति, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। टोटल 7 मेंबर थे। मेंबरों के नाम आपसे पूछता है। देखिए बता रहे हैं आपको यूपीएसआई में 15 से 17 नंबर की पॉलिटी आती है। अगर आप ये दिमाग लगाओ कि हल्का हल्का पढ़ करके आप निकल जाओगे तो क्वेश्चन भी आपसे निकल जाएगा, आप उसको टिकल नहीं कर पाओगे।
तो जिस तरीके से जितना कंटेंट आपको दे रहे हैं आप उसको पढ़ो, इसके बाद जा करके उसी टॉपिक के हल करके क्वेश्चन एमसीक्यू गूगल कर लो, किसी बुक से उठा लो, कहीं से भी देख लो, फिर देखो कि आपके सारे क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं। इतना दावा जरूर है कि आपके 99% क्वेश्चन आपके जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं अगर उससे आप हल कर रहे हो तो उसी से फंसेंगे। आप किसी भी टेस्ट सीरीज लगा लो, कहीं से भी आप कर लो। इसमें 7 मेंबर थे। कौन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, माधवराव और डीपी खेतान, ये लोग थे। लेकिन जो नीचे के 2 मेंबर हैं इनका नाम आप इसलिए याद रखिएगा, ये ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एन माधवराव थे ये बी.एल. मित्तर के स्थान पे आए थे। किसके? बी.एल. मित्तर के स्थान पे आए थे। और जो डीपी खेतान, इनकी मृत्यु 1948 में हो जाती थी, इनकी जगह पे टीटी कृष्णाचारी जी आए थे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि टीटी कृष्णाचारी किसके स्थान पर प्रारूपी समिति के मेंबर बने थे? तो वो किसके बने थे? तो डीपी खेतान के नाम पे बने थे। डीपी खेतान की जब मृत्यु हो जाती है तो इनको पद दिया जाता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इन तिथियों से क्वेश्चन बहुत आता है, तो तिथियों को हमने एक ही जगह समराइज कर रखा है ताकि आपको यहाँ पे समझने में देखते हैं। हम लोग तिथियों को एक ही जगह हमने समराइज किया, ये चाहते तो ऊपर भी आपको बता सकते थे। देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई ये कहाँ पे संपन्न होती है? तो नई दिल्ली में काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में की जाती है। अब इसमें एक बनाए जाते हैं अध्यक्ष, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। फिर 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद एक बैठक होती है, ये दूसरी संविधान सभा की बैठक है। इसमें एक स्थायी मेंबर संविधान सभा का चुन लिया गया था जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई जिसमें अस्थायी मेंबर बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई जिसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। किसमें पेश किया? जो संविधान सभा हमारी बनाई गई, वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है और भारत की प्रस्तावना का रूप लेता है। आपने सुना होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही है और ये पेश किया गया था 13 दिसंबर यानी संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी उसमें, और ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। एक आपको बात बता दें कि ये जो डेट है ना इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, इसीलिए सिस्टम से हमने लिखा है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो संविधान बनकर के तैयार हो गया, संविधान इस दिन पारित हो गया, संविधान को इस दिन अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया और आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, एक क्वेश्चन आता है कि संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया। आंशिक रूप का मतलब है कि इस दिन जिस दिन इसको स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन क्या किया गया, इसके कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया था देश में, तो इसलिए इसको बोला जाता है आंशिक रूप से लागू हुआ था। लेकिन जो 26 जनवरी की डेट है, 26 जनवरी 1950 की जो डेट है, इस दिन संविधान पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949। इसको बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। लेकिन इसको आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। आई होप चीज़ें आप बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 एक डेट आती है, इस दिन संविधान की अंतिम बैठक होती है। इसके बाद संविधान की कोई बैठक नहीं हुई, सीधे 26 जनवरी को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो जो
खामियां थी संविधान में, वो 24 जनवरी 1950 को दूर करने का प्रयास किया गया था। ये अंतिम बैठक थी और इसी डेट को, जो 24 जनवरी 1950 है, राष्ट्रगान अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको चुन लिया गया था। तो ये भी डेट आप याद रखिएगा। अगली डेट आती है 26 जनवरी 1950, तो आपको बता दिया पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। फिर आती है 22 जुलाई 1947, इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 ये वो डेट है जब राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। हमने आपको ऊपर बताया कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया और इस दिन अंतिम बैठक हुई थी संविधान की। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे उनको चुना गया। 22 जुलाई को क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। इस क्वेश्चन आता है 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसको झंडे को फहराया था। इससे पहले भी 1906 में पारसी बागान के चौक कलकत्ता में इसको फहराया गया था। इसका झंडे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, कुछ मतलब इस तरीके से होता है। तो ये वाली जो लेंथ है ये 3 है और ये वाली 2 है, तो 3:2 के रेशियो में होता है। डिजाइन किया था पिंकली वेंकैया नायडू के द्वारा इस झंडे को डिजाइन किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 24 जनवरी की आपने डेट अच्छे से समझ ली कि जो राष्ट्रीय, हमने बताया कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। प्रथम बार इसको गाया था 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में। लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। भाषा इसकी संस्कृत थी। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान अपनाया गया। प्रथम बार गाया 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये दोनों भाषाओं में गाया गया, बंगाली और हिंदी में। 26 जनवरी 1950 को हमने बताया कि राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। इसको लिया गया है सारनाथ, वाराणसी, अशोक पिलाट से। ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। 29 अगस्त 1928 को हॉकी, जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, उसको स्वीकार किया गया था। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। 29 अगस्त को इसी वजह से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 22 मार्च को राष्ट्रीय पंचांग भी अपनाया गया था। तो दोस्तों ये जो डेट हैं इनको हवाबाजी में मत तैयार करिएगा। इन डेट से क्वेश्चन आता है। हमने आपको बता दिया एसआई की तैयारी कर रहे हो तो जैसे बता रहे रणनीति से पढ़ो। हवाबाजी करोगे तो हवाबाजी से हो जाएगा काम। ठीक है, हवा ही बन के पूरा रह जाएगा मैटर। तो इसी तरीके से आप इसको अच्छे से तैयार करो। चलो आगे हम लोग देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण और कंटेंट में और क्या चीज़ें हैं, फैक्ट हैं। भारत में अंग्रेजों का शासन 1857 से 1947 तक माना जाता है। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए अलग अलग अधिनियम भी लागू किए थे। 1928 में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कई रियासतों को भारत में एक साथ एकीकरण के लिखों पर हस्ताक्षर करने की जरूरत पड़ी थी। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे प्रारूपी समिति के भीमराव अंबेडकर थे। संविधान ने भारत को एक संप्रभु गणराज्य के रूप में नामित किया था। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको बता दें कि इस चार्ट में हमने आपको क्या बताया, इसमें जितना बताया एक एक कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया किस तरीके से इसके गठन की मांगे की गई, अंतरिम सरकार कैसे गठित हुई, स्वतंत्रता के बाद कैसे गठित हुई, कितनी रियासतें थी, कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया, कौन इसमें सलाहकार बने, कौन अध्यक्ष बने, मूल संविधान वर्तमान में क्या अंतर था, प्रारूपी समिति में क्या कितने मेंबर थे, क्या हुआ, कितनी महत्वपूर्ण तिथियां थी, इन सभी को हमने आपको अच्छे से कंप्लीट कराया है। तो अब हम लोगों की बारी है कि जो आपने पढ़ा, अब हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं PYQ और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं। तो आप बताइएगा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रारूपी समिति के सदस्य नहीं थे। कौन जो संविधान के प्रारूपी समिति के सदस्य नहीं थे? आप एक बात जानते हो कि प्रारूपी समिति में 7 मेंबर थे, तो कौन नहीं थे? गोपाल कृष्णचारी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपने थोड़ा सा भी संस्कृत पढ़ा होगा तो पकड़ लोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए?
संविधान सभा में जो सभी निर्णय थे किस आधार पर लिए हुए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो किससे लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पे लिए गए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी। तो किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो 9 दिसंबर की जो बैठक हुई इसमें ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता कहे जाते हैं, इनके द्वारा प्रारूपी समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और आचार्य जीबी कृपलानी जो थे, ये एक समिति बनी थी, झंडा समिति। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होगी कि झंडा समिति के अध्यक्ष आपको मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन आप जब वास्तविकता में इसको कभी हम आपको पढ़ाएंगे झंडा समिति के बारे में, तो आपको बताएंगे कि उसमें जेपी कृपलानी अगर ऑप्शन में है तो इसको ही आप सही करिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो किसके तहत ये बात कही गई थी? तो हमने बताया था 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, लेकिन इसके तहत संविधान गठन नहीं हुआ था। संविधान जो हमारा गठन हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा गठित किया गया था। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखो क्वेश्चन कितना रोटेट हो रहा है। अभी आपको ये क्वेश्चन हमने ऊपर बताया, उसकी शब्दावली दूसरी थी, तो आप सभी जानते हैं किसके आधार पे? तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पे गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई थी किस अधिवेशन में की गई थी? तो किस अधिवेशन में? वो फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। हमने जो हिस्ट्री का आपको नोट्स दिया है जिसमें कांग्रेस के सभी अधिवेशन कराए हैं, वहां भी हमने ये पॉइंट को मेंशन किया हुआ है। अगला देख लेते हैं, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आप बताइए किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। आपको हमने ऊपर ये बात बताई भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? किस प्रकार होना कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व होंगे, देशी रियासतों के 93 होंगे और मुख्य कमिश्नरी के 4 होंगे। ये बात हमने आपको बताई थी। 389 टोटल मेंबर होंगे। यही आपका उपरोक्त में से सभी सही है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? अब आपको याद होना चाहिए प्रथम जो हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर को कौन बनाए गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। ये 11 दिसंबर के अध्यक्ष थे और ये 13 दिसंबर को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? कौन सा सदस्य नहीं था? तो बताइए इसमें कौन से सदस्य थे जो शामिल नहीं थे? आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद सदुल्ला, के.एम. मुंशी, के अय्यर। ये जवाहरलाल नेहरू लिखना चाहते थे लेकिन गलत है। तो यही वाले सदस्य थे जो शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो बताना है किस प्रांत का जो था वो प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो इसमें किसका अधिक था? तो संयुक्त प्रांत के जो मेंबर थे वो सबसे ज़्यादा थे। हमने आपको ऊपर बताया 389 मेंबरों में संयुक्त प्रांत के कितने मेंबर थे, आपने ऊपर पढ़ा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, हमने बताया था बी.एन. राव। बी.एन. राव, और बी.एन. राव का फुल नाम लिखा है वेनेगल नरसिंह राव। तो यही बी.एन. राव के थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 हमने बताया था कि 389 सदस्य थे। दोस्तों ये पूरा एक एप्लीकेशन है जीएस रिव्यू के नाम से, तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करिएगा तो इस तरीके इंटरफेस आएगा। यहीं पे आपको बैच की डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपको पूरा जैसे मूल विधि पढ़ाए वैसे ही आपको पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए यूजर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।